अध्याय 426 से 430। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 426 पवित्र भूमि का आगमन 2। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 426 पवित्र भूमि का आगमन 2। हाँ, फैंग हेंगकोन खड़े हुए और लिंक उन पर हाथ रखा। बड़े लिंक, 25 साल हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि अपेक्षित था, ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति फिर से यही व्यक्ति है। फैंग झान्युन धीमी आवाज में बड़बड़ाया। दोबारा? मतलब पिछली बार भी वही था? यू चे ने पूछा। ये सही है। कथित तौर पर माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र के सभी लोग शांति से अपनी तलवार चलाने का अभ्यास करते हैं, फिर भी ये लिंक उन वर्षों तक प्रोफाउंड स्काई के साथ देशों की यात्रा करता है, और वह व्यक्ति है जो सबसे लंबे समय तक माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र के बाहर रहता है। भले ही माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में उनका दर्जा बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें स्वॉर्ड मास्टर की काफी मान्यता मिली है। लिंकुन ने भी फैंग हेंगकोन को एक लहर दी। मैं स्वाभाविक रूप से ठीक हो गया हूँ। इसके बजाय संप्रदाय मास्टर फैंग की आभा और भी अधिक घनी और गहरी हो गई है। ये लिंक पहले से ही बहुत पीछे है। हाँ, एल्डर लिंक विनम्र हैं। फैंग हेंगकोन हल्के से हंसे, फिर उनका स्वर बदल गया। एल्डर लिंक, क्या जो आपके साथ आया है वह यंग हॉल मास्टर ही होगा? एक बार जब फैंग हेंगकोन का प्रश्न समाप्त हो गया, तो पीछे के फीनिक्स बुजुर्गों का रंग रूप तुरंत थोड़ा बदल गया, क्योंकि उन्होंने लगातार अपना सिर ऊपर की ओर उठाया। हाँ, ऊपर दूर से एक और हार्दिक हंसी आई। ये हंसी लिंकुन की तरह विशाल और शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन ये दृढ़ और तेजतर्रार थी, और प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में केवल कुछ ही थे जो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के क्षेत्र में इस अनियंत्रित रूप से हंसने की हिम्मत करेंगे। जंगली हंसी के बीच ऊपर आकाश में चमकते सूरज के समान एक शानदार सफेद चमक अचानक प्रक्षेपित हुई। दूसरी ओर एक समान रूप से चमकदार तैरता हुआ अर्धचंद्र भी दिखाई दिया। इस सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत ही इस अंतरिक्ष का सारा तेज छीन लिया। एक युवक गोलाकार सूर्य और अर्धचंद्र की चमक के भीतर से धीरे धीरे बाहर निकला। सफेद वस्त्र पहने हुए, उसकी भौहें तलवार की तरह तेज थीं और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा सफेद सेट जैसा था। तिरछी और पतली भौहें उसके बालों की रेखा में गहराई तक घुसी हुई थी, जैसे उसके चेहरे पर एक अलग लेकिन नापाक मुस्कान लटक रही थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह एक अश्लील मुस्कान थी, जबकि उनका स्वयं इस अश्लीलता को छुपाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी बाहें खोल दी और एक ही बार में हर तरह से मंत्रमुग्ध करने वाली दो महिलाएं अपनी जल सर्प जैसी कमर लहराते हुए चमक से बाहर आईं और दोनों तरफ से उसके आलिंगन में आ गईं। वह आदमी जोर से हंसा और सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के तहत उसके बागे की आस्तीन लहराने लगी और वह दो महिलाओं को पकड़े हुए धीरे धीरे नीचे उतरा। इसके अलावा वह लगातार अपने हाथों को दोनों महिलाओं के शरीर पर ऊपर नीचे घुमाता रहा, जैसे कि यह कोई ऐसी जगह हो जहां कोई लोग न हो। उसके सहलाने और सहलाने से दोनों मनमोहक स्त्रियां अपनी कमर हिला हिला कर बार बार कराह उठती थी। ये व्यक्ति यूचे की भौहें बहुत तंग गईं, लेकिन ऐसा सबके सामने उसके बेहद असहनीय आचरण के कारण नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस शख्स के शरीर से उसे बेहद खतरनाक तरह की आभा महसूस होती थी। ऊपर से कोई व्यक्ति जितना अधिक बेलगाम और आडंबरपूर्ण होगा, अक्सर वह कोई बेकार व्यक्ति होगा जो केवल शराब पीता और खाता होगा, और उससे निपटना बहुत आसान होगा। लेकिन इस व्यक्ति पर यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता था। युनचे को अपने ऊपर एक निश्चित आभा के कारण खतरे की चेतावनी महसूस हुई, जो अतुलनीय रूप से तीव्र थी। जैसी कि फीनिक्स सेक्ट मास्टर से अपेक्षा थी, मेरी ये छोटी छोटी चालें वास्तव में फीनिक्स सेक्ट मास्टर के सामने अपर्याप्त हैं। जैसे ही युवक उतरा, अंततः सूर्य और चंद्रमा की चमक भी गायब हो गई। फिर भी वह अपनी सीट पर नहीं उतरा और इसके बजाय दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के बैठने की जगह के सामने उतरा, जो फैंग जुएर की सीट से मात्र 10 कदम की दूरी पर था। उसने दोनों महिलाओं को जाने दिया, एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी आंखें आधी झुक गईं। सन मून डिवाइन हॉल के ये जिंगान फीनिक्स सेक्ट मास्टर का स्वागत करते हैं। मैंने फीनिक्स सेक्ट मास्टर की प्रतिष्ठा काफी समय से सुनी है। आज मिल पाना मेरे 3 जन्मों का आशीर्वाद है। क्या ये जिंगहान? ये सुनकर कि इस युवक ने अपना नाम बताया, दर्शक तुरंत चिल्ला उठी आश्चर्य, क्योंकि ये सन मून डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर का नाम था। इस बार सन मून डिवाइन हॉल का व्यक्ति वास्तव में यंग हॉल मास्टर था। हालांकि फैंग हेंगकोन को पहले ही पता चल गया था कि ये झिंगान महिलाओं के साथ बेलगाम है, लेकिन उसे उससे इतना अयाश होने की उम्मीद नहीं थी। वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, यंग हॉल मास्टर के शब्द बहुत मजबूत हैं।
बल्कि यंग हॉल मास्टर का नाम उस गड़गड़ाहट की तरह है जो कानों को छेदती है। आज आपसे मिलकर आपकी उत्कृष्टता आपकी प्रतिष्ठा से बेहतर है। यंग हॉल मास्टर की सीट एल्डर लिंक के दाहिनी ओर है। 3 सम्मानित अतिथि कृपया अपनी सीटों पर प्रवेश करें। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये जिंगहान ने इत्मीनान से झिड़क दिया। उसकी नजर हटी और फैंग जुएर के शरीर पर पड़ी। लंबी और संकीर्ण आंखों की एक जोड़ी तुरंत तिरछी हो गई, क्योंकि उनसे बेहद चिलचिलाती रोशनी निकल रही थी। अब तक ये कहा जा सकता है कि ये जिंगान का अनगिनत महिलाओं के साथ संबंध रहा है, और जिन महिलाओं को वह पसंद करता था, उनकी शक्ल, सूरत, शारीरिक बनावट सभी हजारों में से एक चुनी गई थी। ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के रूप और स्वभाव के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। फिर भी जैसे ही उन्होंने फैंग जुएर को देखा, उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर का सारा खून उबलने लगा है, क्योंकि उनके शरीर की हर एक कोशिका पागलों की तरह धड़क रही थी। अपने जीवन में पहली बार ये जिंगान को यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि वह वास्तव में अस्तित्व में है, जबकि वह स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के सामने थी। यह उस बिंदु तक था जहां वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सांसारिकता से परे इस तरह की हवा के नीचे किस तरह की दिव्य सुंदरता थी। उसकी छाती की गुहा और आत्मा के भीतर अधिकार करने की इच्छा पागलपन से उभरी और बढ़ी। उसी समय उसकी काया स्वर्ग के नीचे और भी अधिक अद्वितीय थी। वह बस सबसे निर्दोष महिला थी, सबसे निर्दोष इंक्यूबेटर थी। क्या ये फीनिक्स देवी हो सकती है, राजकुमारी स्नो, जिसे प्रोफाउंड स्काई की नंबर 1 सुंदरता के रूप में जाना जाता है? फैंग जुएर को घूरते हुए ये जिंगहाई ने अपनी आंखें सिकोड़कर बात की। दुनिया में हर कोई प्रिंसेस स्नो का नाम जानता था, और दुनिया में हर कोई यह भी जानता था कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने किस हद तक प्रिंसेस स्नो की रक्षा की थी। इसलिए भले ही किसी के पास राजकुमारी स्नो के प्रति लाखों इरादे हों, उन्हें निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए, और फैंग हेंग कोंग और डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय की भीड़ के सामने ऐसे इरादों को प्रकट करने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। फिर भी इस ये जिंगहान की नजर एक भेड़िए की तरह थी। उसकी कलायां घूम रही थी। उसने अपनी इच्छा को नहीं छिपाया था, जो थोड़ी सी भी आग की लपटों की तरह झुलसा देने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी इच्छा उसके आत्मनियंत्रण तक पहुंच गई थी, या वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के प्रकोप से बिल्कुल भी नहीं डरता था। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के विभिन्न बुजुर्गों और शिष्यों ने क्रोध की अभिव्यक्ति प्रकट की। कुछ प्रमुख शिष्य पहले से ही गुस्से में फूटने की कगार पर थे। उनकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं, क्योंकि वे चाहते थे कि वे तुरंत आगे बढ़ें और ये जिंगान से मौत तक लड़ सकें। राजकुमारी स्नो उनके दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का गहना थी, जो सभी के दिलों में पवित्र देवी थी। वे निश्चित रूप से किसी को भी उस पर दाग लगाने या उस पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देंगे, भले ही वह नजर और शब्दों के मामले में उंगली ही क्यों न उठा रहा हो। ये हरामी, वह मौत को दावत दे रहा है। फैंग जिमिंग के हाथ कसकर बंधे हुए थे। उसकी अंगुलियों के जोर से पॉप पॉप की आवाज आ रही थी। अन्य राजकुमार भी गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। हालांकि सन मून डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर की पहचान के कारण वे बिल्कुल भी उतावलेपन से काम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, भले ही वे बेहद क्रोधित थे। यही था पवित्र भूमि के यंग हॉल मास्टर, पवित्र भूमि का भावी शासक। यदि वे इस ये जिंगान के साथ सौहार्दपूर्ण होने का सारा दिखावा छोड़ देते हैं, तो निस्संदेह इसका पूरे सन मून डिवाइन हॉल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भले ही दिव्य फीनिक्स संप्रदाय प्रोफाउंड स्काई का नंबर 1 महान संप्रदाय था, फिर भी उनमें पवित्र भूमि के साथ सभी दिखावे को छोड़ने का साहस नहीं था, जब तक कि उन्हें अपने आखिरी तिनके तक मजबूर नहीं किया जाता। किसी की अपेक्षाओं के विपरीत फैंग हेंग कोंग की अभिव्यक्ति शांत थी। उन्होंने फैंग जुएर से कहा, जुएर, ये सन मून डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर ये जिंगहान हैं। भले ही वह स्वभाव से कामुक और स्त्री के प्रति बेलगाम है, फिर भी उसे शायद ही कभी उत्कृष्ट युवा माना जा सकता है। उसे नमस्ते कहो। फैंग हेंग कोंग के शब्दों ने लोगों के लिए नकारात्मक अर्थ निकालना कठिन बना दिया, लेकिन अत्यधिक नीरसता का ये स्वर पहले से ही उसके धैर्य के पीछे छिपे रोष को हल्का सा प्रकट कर रहा था। फैंग जुएर खड़ा हुआ और हल्के से झुका। जुएर, यंग हॉल मास्टर ये का स्वागत करता है। फैंग जुएर की आवाज पानी की तरह कोमल और बादल की तरह धुंधली थी, जिसे सुनने से ये जिंगान का दिल और आत्मा रोमांचित हो गई। उन्होंने फैंग जुएर से शुरुआत की और मुस्कुराते हुए कहा, युवा बहन जुएर बहुत अपरिचित हो रही है। यंग हॉल मास्टर ये का पता नीरस और विदेशी दोनों है, बस मुझे बिग ब्रदर ये कहकर बुलाएं। युवा बहन जुएर की आवाज किसी देवी की आवाज की तरह है, मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर। गहरे आकाश की नंबर 1 सुंदरता के रूप में जाने जाने के कारण आपका चेहरा और भी अधिक अतुलनीय रूप से भव्य होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे यंग सिस जुएर के अलौकिक आकर्षक रूप को देखने का सम्मान मिल सकता है। दरार।
फैंग जिमिंग के नीचे वाली कुर्सी पर तुरंत एक गहरी दरार दिखाई दी। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और बस खड़ा होने ही वाला था, लेकिन तुरंत एक बड़े हाथ से उसे पीछे खींच लिया गया। फैंग फियान ने उसे दबाया और धीमी आवाज में कहा, क्रोध में मत उड़ो। सेक्ट मास्टर उसे ज़्यूएर पर थोड़ी सी भी उंगली रखने की अनुमति कैसे दे सकता था। फैंग जिमिंग की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसने फिर भी बड़े प्रयास से अपने गुस्से को दबाया, प्रयास से सहन किया और फिर से कोई हरकत नहीं की। फैंग ज़्यूएर ने सौम्य और शांत स्वर में उत्तर दिया, कृपया ज़्यूएर को इनकार करने के लिए क्षमा करें। ज़्यूएर की शक्ल भद्दी है और यंग हॉल मास्टर की नजरों से उसमें प्रवेश करना मुश्किल है। ये जिंगान जोर से हंसे। अगर दुनिया की इस नंबर 1 सुंदरता को क्रूर भी कहा जा सकता है, तो ऐसी कोई महिला नहीं होगी जिसे इस दुनिया में देखा जा सके। चूंकि युवा बहन ज़्यूएर इच्छुक नहीं है, तो ये ठीक है। ये स्थान जनता की नजर में है। यंग सिस ज़्यूएर के अलौकिक आकर्षण को आम लोगों के समूह की निगाहें कैसे खराब कर सकती हैं। किसी और दिन युवा बहन ज़्यूएर के साथ आमने सामने जाना और अकेले में आपकी सराहना करना, क्या यह अधिक सुखद नहीं होगा? हा 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 हा। प्रचंड हंसी के बीच ये जिंगान घुमा, उसने दोनों महिलाओं को अपनी ओर खींचा और वह अनुशासनहीन कदमों से अपनी सीट की ओर चला गया। हालांकि फैंग ज़्यूएर की काल्पनिक आकृति को देखने के बाद, जो एक देवी की तरह भ्रामक थी, उसने महसूस किया कि उसके बगल में फूलों की तरह आकर्षक 2 महिलाएं अत्यधिक अश्लील थीं, जिससे उसे अब उन्हें महसूस करने की इच्छा नहीं थी। ये हरामी, अगर वह राजकुमारी स्नो को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, भले ही वह सन मून डिवाइन हॉल का यंग हॉल मास्टर ही क्यों न हो, ये पिता अभी भी उससे मौत तक लड़ेगा। फैंग झान्युन के हाथ मुट्ठियों में बंध गए, उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं और वह लगातार ये जिंगान को घूर रहा था। वह नजर एक ऐसे दुश्मन को देखने के समान थी जो उसके साथ एक ही आकाश के नीचे नहीं रह सकता था। जैस्मीन, ये जिंगान कितना मजबूत है? यूचे ने शांत स्वर में पूछा। अत्याचारी गहरा क्षेत्र मध्य चरण। वह एक ऐसा प्राणी है जिसे आप बिल्कुल भी अपमानित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसके बगल की 2 महिलाएं भी उच्च रैंक वाली सिंहासन हैं। यदि आप उनमें से किसी एक को हराना चाहते हैं तो आपको काफी कीमत चुकानी होगी। जैस्मीन ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। 4 महान पवित्र मैदानों का स्तर ऐसा कुछ नहीं है जिसे छूने के लिए आप योग्य हों। हर तरह से बेहतर होगा कि आप अपनी क्षमता को बड़ा चढ़ाकर न आंकें और अपनी मौत की तलाश न करें। युनचे कुछ नहीं बोला, उसकी अभिव्यक्ति धुंधली थी। जैसे ही ये जिंगहान ने सीटों में प्रवेश किया, लिंकुन तुरंत उसके पास चला गया और बेहद शांत आवाज में कहा, यंग हॉल मास्टर, ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से आने का आपका उद्देश्य अपेक्षित रूप से यह राजकुमारी स्नो है। ये झिंगान की हथेली उसके दाहिनी ओर की महिला के वक्षीय कपड़ों में घुसी हुई थी। वह बुरी तरह से मसल रही थी, उसकी आंखें अजीब और अश्लील थी। उसकी पहली नजर में मुझे पहले से ही पता था कि प्रोफाउंड स्काई की नंबर 1 सुंदरता का ये नाम वास्तव में अच्छी तरह से योग्य था। आज ही इस युवा मास्टर को पता चला कि वास्तव में इस दुनिया में ऐसी एक आदर्श महिला होगी। बस उसकी छाया और उपस्थिति इस युवा मास्टर को वश में करने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। हे, ऐसा लगता है यंग हॉल मास्टर इस पर दृढ़ है। लिंकुन मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन ऐसा लगता है कि यंग हॉल मास्टर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में थे। इस दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में राजकुमारी स्नो को सबसे बड़ा वर्जित माना जा सकता है। बहुत जल्दबाजी। हा 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 हा। ये जिंगान बेतहाशा हंसे। ये जिंगान की दुनिया में बहुत जल्दबाजी का ऐसा कोई वाक्यांश कभी नहीं था। जिस महिला को मैंने पसंद किया, उन्हें लगता है कि वे मुझे सिर्फ अपने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से रोक सकते हैं। ये जिंगान ने अपनी पतली उंगली बढ़ाई और धीरे से अपने पैर वाली महिला की कमर को सहलाया। जैसे ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी, एल्डरलिंग, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? 3 दिनों से अधिक समय में ये राजकुमारी स्नो पूरी तरह से मेरी, ये जिंगान की महिला बन जाएगी। उसका शरीर, उसकी रक्त रेखा, सब हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ये जिंगान, भले ही उनका दिव्य फीनिक्स संप्रदाय इसे स्वीकार नहीं करता है, उन्हें स्वीकार करना होगा। लिंकुन की पलकें उछल गईं। ये जिंगान के मुंह से निकले शब्द निश्चित रूप से आधारहीन शब्द नहीं होंगे। चूंकि उसने ऐसा कहने का साहस किया, तो उसके पास निश्चित आश्वासन था। उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज धीमी की और उनके साथ हंसे। यंग हॉल मास्टर के शब्द, मैं स्वाभाविक रूप से उन पर 10,000 बार विश्वास करता हूँ। फिर मैं यंग हॉल मास्टर को समय से पहले बधाई दूंगा। अपनी आंखें दूसरी ओर घुमाते हुए ये जिंगान ने लिंकुन की ओर देखा। 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी वाली वह महिला। ऐसा नहीं हो सकता कि एल्डरलिंग भूल गया हो, है ना? अरे, ये बूढ़ा आदमी इस बात को कैसे भूल गया? हालांकि 1.5 किलो पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल, मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग हॉल मास्टर
चिंता मत करो, पौराणिक 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी। 1.5 किलो पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल की तो बात ही छोड़ दे, यहाँ तक कि 15 किलो भी इसके लायक होगा। हालांकि एल्डर लिंक को ये भी पता होना चाहिए, इस पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल को ढूंढना बहुत कठिन है और इसे अक्सर सामान्य रूप से खाया भी जाता है। इन 2 वर्षों में धीरे धीरे इस युवा मास्टर ने केवल 1 किलोग्राम वजन ही बचाया था। ये जिंगहान ने बैंगनी रोशनी से चमकती एक स्थानिक अंगूठी निकाली। यहाँ 1 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल है। मुझे आश्चर्य है, इस किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल से मुझे उस महिला के बारे में कितनी जानकारी मिल सकती है। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 427 सुप्रीम ओशन पैलेस, जी कियानरो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 427 सुप्रीम ओशन पैलेस, जी कियानरो। लिंग कुन को अंगूठी मिली। अंदर की चीजों पर एक नजर डालने के बाद उसकी आंखों में उत्साह का एक अकल्पनीय संकेत चमक उठा। उन्होंने ये झिंगान को स्थानिक अंगूठी नहीं लौटाए और इसके बजाय इसे एक मुस्कुराहट के साथ दूर रख दिया। यंग हॉल मास्टर वास्तव में सीधा है। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने यंग हॉल मास्टर को इस तरह का लेन देन करने के लिए बुलाया था, जो वास्तव में एक विकल्प था जो नहीं कर सका। अधिक सही कहें, वह महिला इस वर्ष अभी 19 वर्ष की हुई है और ब्लू विन नेशन में है। नीली हवा, ये जिंगहान ने आश्चर्य व्यक्त किया, फिर धीरे से कहा, वह छोटी सी जगह जहाँ किसी को ऐसा लगेगा जैसे कि अगर वे वहाँ जाते हैं तो वे अपनी स्थिति कम कर रहे हैं। वास्तव में वह व्यक्ति पैदा करने में सक्षम है जिसके पास किंवदंतियों का ईश्वरीय शरीर है। 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी। एल्डर लिंक, क्या आप निश्चित हैं कि यह 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी थी? ये जिंगहान के अंतिम वाक्य में चेतावनी के स्वर का स्पष्ट संकेत था। ब्लू विन नेशन एक निम्न भूमि थी जो सम्राट प्रोफाउंड को अपना शिखर मानती थी, जिससे वह ये विश्वास करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया कि इसका 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के साथ कोई संबंध हो सकता है जिसे हर 10,000 साल में एक बार भी खोजना मुश्किल था। लिंक कुन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली और उसने नम्रता से कहा, अगर मैं निश्चित नहीं होता, भले ही मेरे पास अधिक साहस होता, तो मैं यंग हॉल मास्टर के साथ ये लेन देन करने की हिम्मत नहीं करता। यदि यंग हॉल मास्टर इस 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी को इंक्यूबेटर के रूप में उपयोग करता है, तो यह अपरिहार्य है कि आपकी खेती सीमा से बढ़ जाएगी। इसकी तुलना में एक महत्वहीन 1.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये जिंगा ने हंसते हुए अपनी अभिव्यक्ति पर संयम रखा। एल्डर लिंक के साथ इतने सारे सौदे करने के बाद मैं स्पष्ट रूप से एल्डर लिंक के शब्दों से बेहद राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे अन्य आधा किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स इकट्ठा करूंगा। जब वह समय आएगा, एल्डर लिंक को मुझे निराश नहीं करना चाहिए। हाँ, जब वह समय आएगा तो यंग हॉल मास्टर को एक महान आश्चर्य पाने के लिए बस इंतजार करना चाहिए। लिंकुन ने आंखें सिकोड़कर कहा। उन्होंने यह नहीं कहा कि जिस महिला के पास 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी थी, वह थी जिसकी सुंदरता राजकुमारी स्नो से कम नहीं थी। भले ही इससे उसकी सौदेबाजी चिप की लागत में काफी वृद्धि होगी, यह आसानी से ये झिंगान को ब्लू विन नेशन की नंबर 1 सुंदरता ज़िया क्विंग्यू पर तुरंत ध्यान देने के लिए मजबूर कर देगा। यदि ऐसा हुआ तो वह आधा किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स खो देगा। एक साधारण कोने के पास एक सामान्य कपड़े पहने हुए व्यक्ति बैठा था, जो ये जिंगान की पिछली आकृति को उदासीनता से देख रहा था। उसके दोनों हाथ धीरे धीरे शब्दों से भरते हुए कड़े हो गए। उसके दांत पीसने के बीच से गहरी नफरत बाहर आ गई। सूरज, चांद, दिव्य हॉल, हेवनली माइटी स्वॉर्ड रीजन और सन मून डिवाइन हॉल आ गए थे, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी और सुप्रीम ओशन पैलेस अभी भी आना बाकी था। फैंग हेंग कोंग ये जिंगान के अहंकार से प्रभावित नहीं हुए। वह शांति से बैठ गया और फिर से समय पर नजर डाली। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने में अभी भी कई दसियों सांसें बाकी थी। उसी समय अचानक एक धीमी हवा चली, जो फूलों की हल्की सुगंध लेकर आई। जिसने भी उसे सूंघा वह मदहोश हो गया। अचानक न जाने कहां से आई फूलों की ढेरों पंखुड़ियों की फड़फड़ाहट अचानक मैदान के ऊपर प्रकट हो गई। चाहे पंखुड़ियां शुद्ध सफेद हो, मनोरम लाल हो या शानदार पीले हो, उन्होंने नृत्य किया, आकाश को अत्यधिक सुंदरता से भर दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या कोई देवी आ गई? ये पवित्र भूमि से कोई देवी आई होगी। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ। न केवल मैंने राजकुमारी स्नो को देखा है, बल्कि मुझे पवित्र भूमि से एक परी की कृपा देखने का भी मौका मिला है। नाचती हुई पंखुड़ियों और फूलों की मर्मस्पर्शी सुगंध से भरे आकाश को देखकर जब उनकी जलती हुई निगाहें ऊपर की ओर उठी तो दर्शकों में मौजूद हर व्यक्ति उत्साहित हो गया। तैरती हुई पंखुड़ियां आपस में अधिकाधिक एकत्रित होने लगी, जैसे जैसे खुशबू भी अधिकाधिक समृद्ध और मादक होती गई। अचानक पंखुड़ियों का एक बड़ा गोला हवा में अचानक फूट पड़ा।
फूलों की पंखुड़ियों की भारी बारिश के तहत एक बेहद आकर्षक छाया उभरी। यह अत्यंत सुंदर और सुंदर व्यक्ति था। बर्फ सफेद पोशाक का एक सूट, उसके काले बाल स्याही की तरह थे, उसके चेहरे का रंग जेड की तरह गोरा था। उसके चेहरे की विशेषता ऐसी थी मानो उन्हें किसी कलाकार द्वारा तराशा गया हो, जो तुलना से परे नाजुक थी। उसकी भौहें अमावस्या के चांद की तरह पतली थी, एक सिरे पर थोड़ी मुड़ी हुई और उठी हुई थी। उसकी आंखें चेरी के फूल की तरह थी और उसकी तरह निगाहें किसी युवा लड़की की तरह उसके भीतर हलचल मचा रही थी। नीचे सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया और इस आदमी को देखा जो धीरे धीरे स्तब्ध होकर अनंत पंखुड़ियों के साथ नीचे तैर रहा था। चाहे पुरुष हो या महिला, सभी के दिलों में अपनी हीनता पर शर्मिंदा होने की भावना पैदा होती है। कितना सुंदर और अत्यंत सुंदर आदमी है, यूं चिल्लाए बिना नहीं रह सका और साथ ही उसने चुपचाप अपने दिल में कहा, लगभग मुझे पकड़ रहा था। जिस क्षण ये जिंगान और लिंकुन ने इस आदमी को उभरते हुए देखा, उनके चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। लेकिन यह निश्चित रूप से न तो सदमा था और न ही डर, और इसके बजाय वे अत्यधिक संकट की अभिव्यक्ति दिखा रहे थे। लिंकुन धीमी आवाज में दहाड़ते हुए बोले, फक, यह आदमी क्यों है? जिस क्षण फैंग हेंगकोंग ने फूलों की पंखुड़ियों की बारिश देखी, जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, वह पहले ही कुछ देर के लिए शून्य में देख चुका था। जैसे ही फूलों की पंखुड़ियों के बीच बर्फ सफेद आकृति दिखाई दी, फैंग हेंगकोंग, ये प्रतिष्ठित दिव्य फीनिक्स सम्राट, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर, वास्तव में उनके पूरे शरीर से कांपने लगे, क्योंकि उनके शिष्य भी एक सेकंड के लिए सिकुड़ गए। वह झट से दहाड़ा, जिमिंग, जाओ जाओ, हमारी जगह उसका स्वागत करो। इससे पहले कि फैंग जिमिंग को जवाब देने का मौका मिले, उस आदमी की नजर फैंग हेंगकोंग के शरीर पर पड़ चुकी थी। तुरंत उसकी पतली और घुमावदार भौहें उनके सिरों पर और भी अधिक चिपक गईं। उसकी तरल दृष्टि बह निकली, उसके हाथों ने उसका मुंह ढक लिया। जैसे ही उसने अत्यधिक चुलबुली मुस्कान प्रकट की, उसके मुंह से एक कोमल और कोमल आवाज निकली, लिटिल कोनकोंग, यह अंततः तुमसे फिर मिल गया है। 100 साल तक आपसे न मिल पाने के कारण इसने आपको मौत तक याद किया है। आप जानते हैं क्या आपने इसे मिस किया है? डॉट 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 डॉट। पूरा मैदान तुरंत इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। बिना किसी अपवाद के हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि उनकी आंखें और जबड़े जमीन पर गिर गए थे। ये व्यक्ति, बस वह एक पुरुष था या एक महिला, या वह आधा पुरुष था और आधा महिला, या वह न तो पुरुष था और न ही महिला। यह अभिव्यक्ति, यह मुद्रा, ये आंखें और भौहें, यह आवाज, और खुद को तीसरे व्यक्ति से संदर्भित करना। रुको, लिटिल कोनकोंग, वह कह रहा था। क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह फोन कर रहा था? फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर फैंग हेंगकोंग। पवित्र बकवास। फैंग हेंगकोंग पहले से ही खुद को छिपाने के लिए जगह ढूंढने ही वाला था, लेकिन एक छोटा कोनकोंग आसमान से गिर गया। इसने फीनिक्स संप्रदाय को मास्टर बना दिया। जो जिंगान की बदतमीजी के तहत उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाव भाव उठ रहे थे क्योंकि उसने लगभग एक और पुराना खून घटनास्थल पर ही छिड़क दिया था। फैंग जिमिंग ने बड़ी चिंता के साथ जल्दी से अभिवादन किया और सम्मानजनक तरीके से कहा, जूनियर डिवाइन फीनिक्स प्रिंस फैंग जिमिंग, स्वागत करते हैं। वरिष्ठ जी, डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में आपका स्वागत है। वरिष्ठ जी, आपकी सीट पहले ही तैयार हो चुकी है। मैं आदरपूर्वक वरिष्ठ जी से सीटों पर प्रवेश करने के लिए कहता हूँ। हाँ जी। कियानरो की चुलबुली आंखें मानो पानी की लहरें हों, जो फैंग जिमिंग को सिर से पांव तक माप रही हों। पानी की तरह कोमल उस नजर ने फैंग जिमिंग के पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। अपनी कमर हिलाते हुए वह अत्यधिक कामुकता के साथ फैंग जिमिंग की ओर चला और धीरे से हंसने लगा। तो यह वास्तव में लिटिल मिंगमिंग था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने सुंदर हैं, लगभग मेरे लिटिल कोनकोंग को पकड़ रहे हैं। जब इसने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तब भी तुम 2 या 3 साल के छोटे बच्चे थे। पलक झपकते ही तुम सचमुच बहुत बड़े हो गए हो। आओ, इसे तुम्हें महसूस करने दो और देखो कि क्या तुम और अधिक मजबूत हो गए हो। जैसे ही जी कियानरो चले, उनकी कोमल कमर नाचते हुए पानी के सांप की तरह हो गई। उनके कूल्हों के दोनों हिस्से बाएं और दाएं घूम गए। यदि वह एक महिला थी, तो वह निश्चित रूप से एक ऐसा दृश्य होगा जिससे कोई भी अपनी आंखें नहीं हटा पाएगा और यहाँ तक कि खून भी निकल आएगा। लेकिन अब सभी पुरुषों को केवल अपने पेट में मरोड़ महसूस हुई। ये पवित्र भूमि में से कोई था। क्या ये वास्तव में पवित्र भूमि में से कोई था? इससे पहले कि फैंग जिमिंग अपने होश में आ पाता,
उसका हाथ जी कियानरो ने पहले ही उठा लिया था और धीरे से उसकी हथेलियों को सहलाया। छोटी मिंगमिंग की त्वचा वास्तव में बहुत चिकनी है, इसे चिकनी त्वचा का एहसास सबसे ज्यादा पसंद है। छोटी मिंगमिंग को इसे बनाए रखने की जरूरत है, ठीक है, जैसे कि अभी अभी किसी सपने से जागा हो। फैंग जिमिंग ने बिजली के बोल्ट की तरह अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका शरीर बिना रुके पीछे हट गया। जैसे ही उसे अपने दिल में ऐंठन महसूस हुई और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। विशेष रूप से वह हाथ जिसे जी कियानरो ने छुआ था, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे लाखों चींटियां उस पर रेंग रही हों, जिससे उसकी हार्दिक इच्छा हुई कि वह तुरंत उसका पूरा हाथ काट दे। आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्यों उसके शाही पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं डरते थे, जी कियानरो नाम सुनते ही भयभीत भाव प्रकट करते थे। ऐसा न हो कि वह समय पर छिपने में असमर्थ हो। ठंडे पसीने से उसका माथा भीग गया। उसने अत्यंत खेदजनक स्थिति में कहा, एसएससी सीनियर जी, रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। मैं सीनियर जी से सीटों पर प्रवेश करने के लिए कहता हूँ। इतना सरल वाक्य फैंग जिमिंग इसे हकलाते हुए और असंगति के साथ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जी कियानरो ने अपनी उंगलियां मसलते हुए चुलबुलेपन से कहा, छोटी मिंगमिंग, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? इसने लिटिल कोन को गहरा स्नेहपूर्ण आलिंगन नहीं दिया है। लिटिल कोन, ये पहले ही आ चुका है, आप अभी तक जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इन 100 वर्षों में आपने इसे बिल्कुल भी न देखा हो? फैंग हेंगकोंग का पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसकी गर्दन खुद को दबाने से 2 आकार तक मोटी हो गई थी। आखिरकार वह और अधिक सहन नहीं कर सका और गुस्से से दहाड़ा, जी कियानरो, अगर तुमने दोबारा इस तरह बकवास करने की हिम्मत की तो हम तुम्हें बाहर फेंक देंगे। प्रतिष्ठित फीनिक्स सेक्ट मास्टर को अपना नियंत्रण खोने और हर किसी की नजरों के नीचे काम करने में सक्षम होने के लिए जी कियानरो शायद प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। निडर फैंग हेंगकोंग का सामना करते हुए न केवल जी कियानरो बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि वह फिर से धीरे से हंसे, हे, तुम फिर से शर्मीले हो। लिटिल कोन वास्तव में पहले से नहीं बदला है। ठीक है, ये बस आपका अनुपालन करेगा। इस रैंकिंग टूर्नामेंट के समाप्त होने के बाद आपको इसे ठीक से पीना होगा, ठीक है? लिटिल मिंगमिंग भी आ सकती है, टिल्ड। अपनी बात समाप्त करने के बाद अपनी कमर को मोड़ते हुए जी कियानरो शालीनता और नाजुक ढंग से अपनी सीट की ओर चले गए। फैंग हेंगकोंग $। फैंग हेंगकोंग तुरंत बैठ गया। उसका माथा पूरी तरह से ठंडे पसीने से ढका हुआ था। इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी तरफ फैंग ज़ुइर वर्तमान में उसे बेहद अजीब नजर से देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कुछ हद तक उन्मत्त हो गई। जैसा कि उसने जल्दी से समझाया, ज़ुइर, ये निश्चित रूप से वह नहीं है जो आप सोचते हैं। वह जी कियानरो, वह सिर्फ एक पागल है। ज़ुइर को उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, शाही पिता। फिर फैंग ज़ुइर ने सिर हिलाया, हल्के से हंसने लगा। छोटा कोन, हे, तो शाही पिता का नाम वास्तव में इतना प्यारा भी हो सकता है। फैंग हेंगकोंग $$$ लिंक जोड़ हैश। तो यह अफवाह वाली डायन है। अरे नहीं, ट्रांसवेस्टाइट। फैंग झान्युन लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। उनके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को वास्तव में एक व्यक्ति ने इस हद तक छेड़ा था कि वह मौके पर ही पागल हो गया था। उसे लगा कि दुनिया के बारे में उसका दृष्टिकोण लगभग बह रहा था। ये व्यक्ति सरल नहीं है। युनचे ने अपनी ठुड्डी को आगे बढ़ाते हुए इस तरह बुदबुदाया मानो किसी गहरे विचार में डूबा हो। जैस्मीन, इस व्यक्ति की खेती क्या है? अंतिम चरण का तानाशाह गहरा, अक्षरश एक उच्च स्तरीय तानाशाह, साथ ही उस तरह का स्तर जिसे आप कतई अपमानित नहीं कर सकते। चमेली ने उदासीनता से कहा। सुप्रीम ओशन पैलेस की सीट सन मून डिवाइन हॉल के ठीक दाहिनी ओर थी। जी कियानरो के बैठने के बाद ये झिंगान और लिंकुन दोनों सीधे और स्थिर बैठे थे। शब्दों से अभिवादन करना तो दूर, ऐसा लगा मानो उन्होंने उसे देखा ही न हो। जी कियानरो स्वेच्छा से करीब आए और कोमल भावनाओं से भरे हुए कहा, छोटे हनहान, हम इतने सालों में नहीं मिले हैं। इसने तुम्हें मौत तक याद किया है, तुम्हें पता है? क्या आपने इसे मिस कर दिया है? ये किंगहान का चेहरा ऐंठ गया, उसकी छाती झुक गई। जैसे ही उसने अपने दांतों के बीच से 2 शब्द निकाले, चुप रहो। हम्फ। ये झिंगान के कठोर व्यवहार का सामना करते हुए जी कियानरो ने थूक दिया और चिल्लाते हुए अपना सिर दूसरी ओर कर लिया। बहुत बुरे, तुम सभी बदबूदार आदमी एक जैसे हो। हर एक पिछले की तुलना में अधिक संवेदनाहीन और हृदयहीन है। यह आपसे परेशान नहीं हो सकता। हम्फ। ये किंगहान के चेहरे की मांसपेशियों में काफी हद तक ऐंठन हो गई, लेकिन आखिरकार उन्होंने राहत की बड़ी सांस ली। लेकिन तुरंत ये जी कियानरो जिसने दावा किया कि वह
आपसे परेशान नहीं हो सकता। एक बार फिर शीतल जल की कोमलता के साथ करीब आ गया। छोटे हनहान, क्या तुम सचमुच अब मुझ पर ध्यान नहीं देना चाहते हो? इन वर्षों में इसने आपको वास्तव में बहुत याद किया है, आप जानते हैं। देखो, वर्तमान लिटिल कॉन्ग 100 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व है और उसमें अधिक मर्दाना एहसास है। वह वास्तव में बहुत आकर्षक है। जैसा कि अपेक्षित था, लिटिल हेनहान जैसे इस तरह के छोटे ताजे मांस की तुलना में यह अभी भी लिटिल कॉन्ग के प्रकार को सबसे अधिक पसंद करता है। आया, लिटिल हेनहान, तुम्हारे बगल की महिलाओं की कमी क्यों बढ़ती जा रही है? इस त्वचा को देखो, इसकी त्वचा की तुलना में बहुत अधिक खुरदरी, बहुत अधिक फीकी। छोटा हनहान, उस कोमल और मधुर आवाज ने ये झिंगान के दिल में ऐंठन पैदा कर दी। उसके अंग ऐंठ गए, उसकी शिरोबिंदु फड़कने लगी। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था, बस एक जीवित नरक में। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह जी कियानरो को हरा नहीं सकता था और इस राक्षस के साथ संघर्ष करने के लिए भी तैयार नहीं था जो एक मीठी मुस्कान के साथ किसी की लाश को टुकड़े टुकड़े कर सकता था, तो वह वास्तव में अपना सिर फाड़कर अपनी गांड पर चिपकाना चाहता था। एल्डर लिंग, ये झिंगान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल्स के 3 टुकड़े। इस यंग मास्टर के साथ सीटें बदलें। लिंकन के माथे पर तुरंत ठंडे पसीने की एक रेखा टपक पड़ी, जैसे ही उसने जल्दबाजी में कहा, यह खांसी, ये हेवन क्रिस्टल्स या डिवाइन क्रिस्टल्स की समस्या नहीं है। ये बूढ़ा आदमी पहले से ही बूढ़ा है, बहुत अधिक कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकता और अभी भी कुछ साल और जीना चाहता है। ये जिंगहान। लेखक का नोट, इस अध्याय को लिखने के बाद मेरा पेट अचानक बेवजह असहज महसूस करने लगा। इसे जाने दो और थोड़ा मध्यस्थता करो। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 428 मैच शेड्यूल में बदलाव। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 428 मैच शेड्यूल में बदलाव। रैंकिंग टूर्नामेंट का शुरुआती समय पहले ही आ चुका था, फिर भी एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी की सीट अभी भी खाली थी। फैन हेंगकोंग ने यहाँ और अभी रैंकिंग टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा नहीं की और इसके बजाय ऊपर आकाश की ओर देखा। यदि अन्य 3 पवित्र मैदान देर से आए तो वह इंतजार न करने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। इंतजार। फैन हेंगकोंग को बहुत लंबे समय तक इंतजार कराए बिना ऊपर आसमान से एक बुजुर्ग लेकिन शांतिपूर्ण आवाज दूर से आई। आह, ये बूढ़ा उन मामलों के कारण देर से आया है जिनका ध्यान रखना था और इसने सभी को लंबे समय तक इंतजार कराया है। मैं शर्मिंदा हूँ, बेहद शर्मिंदा हूँ। आवाज भ्रामक और लंबी थी, मानो क्षितिज के अंत से आ रही हो। उसी समय आकाश से एक सौम्य लेकिन असीम आभा उतरी, जिसने पूरे मैदान को घेर लिया। यह आभा, जो अत्यधिक समृद्ध और सघन थी, व्यक्ति को तुरंत समुद्र, ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती थी। रसातल, अंतहीन, विशाल, बिना किसी सीमा के राजसी सम्राट। यूचे के दिमाग में जैस्मीन की आवाज, जिसमें थोड़ा सा आश्चर्य का संकेत था, आई। यूचे का दिमाग तुरंत हिल गया। सम्राट। जो व्यक्ति आया है वह सम्राट था। सेक्रेड ग्राउंड में यंग हॉल मास्टर को आने देना पहले से ही बेहद असामान्य था, लेकिन वे वास्तव में एक सम्राट को क्यों भेजेंगे? गहरे आकाश महाद्वीप में दिव्य गहरा क्षेत्र एक मिथक जैसा अस्तित्व था। अफवाह थी कि यह एक भ्रामक क्षेत्र था जहां मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। सॉवरेन प्रोफाउंड रियलम उस समय इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी। एक सम्राट पूरे गहरे आकाश महाद्वीप में सबसे महान संप्रभु शासक के रूप में पूरी तरह से योग्य था, और सम्राट भी केवल पवित्र भूमि और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के भीतर ही मौजूद हैं। यहाँ तक कि पवित्र मैदानों और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में भी वे बेहद दुर्लभ थे। इस 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट में यूची को आखिरकार अपने क्षितिज का विस्तार करने वाला माना जा सकता है। भले ही वे एक ही महाद्वीप के थे, डिवाइन फीनिक्स एम्पायर और ब्लू विंड एम्पायर 2 पूरी तरह से अलग दुनिया की तरह थे। ब्लू विंड नेशन में सिंहासन पहले से ही वह सीमा थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ हर जगह सिंहासन थे। अधिपति अनियंत्रित होकर भाग रहे थे और अब तो वास्तव में एक सम्राट भी प्रकट हो गया था। ऊपर से एक छायाचित्र भी धीरे धीरे नीचे तैर रहा था। ये हल्के पीले रंग का वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके हाथ में घोड़े की नाल थी। सफेद बाल और भौहों के साथ, हवा और स्वभाव एक दिव्य व्यक्ति जैसा। उसका चेहरा सौम्य, मानो कोई ताओवादी दिव्य जो स्वर्ग पर चढ़ने वाला हो। जब अन्य 3 सेक्रेड ग्राउंड के लोग आए तो फैन हेंगकोंग केवल अभिवादन के लिए खड़े हुए, लेकिन इस बार फैन हेंगकोंग ने सीधे अपनी सीट छोड़ दी और तेज कदमों से आगे बढ़कर स्वागत किया। उसके पीछे फैन फेयान और बुजुर्गों की भीड़ ने भी अपनी सीटें छोड़ दी और उत्तराधिकार में उसका अनुसरण किया। फैन हेंगकोंग तेज कदमों से बुजुर्ग व्यक्ति के सामने आए
और सम्मानपूर्वक सलाम करते हुए कहा, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के जूनियर फैंग हेंगकोंग आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू का स्वागत करते हैं। 4 महान पवित्र भूमियों में से पूर्ण सम्राट प्रमुख था, जबकि उनसे पहले का बुजुर्ग व्यक्ति एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी में ग्रैंड एल्डर रैंक का प्राणी था। यहाँ तक कि संत सम्राट को भी उन्हें कुछ सम्मान देना होगा। और हमेशा से डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय और एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के बीच बातचीत और संचार सबसे करीबी रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का वास्तव में हमेशा निरपेक्ष सम्राट अभयारण्य के करीब आने का इरादा था। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू में एक पवित्र भूमि के ग्रैंड एल्डर के रूप में जरा भी प्रभावशाली व्यवहार या अहंकार नहीं था। अपने हॉस्टेल ब्रश को घुमाते हुए उन्होंने अभिवादन किया और हंसते हुए कहा, ये बूढ़ा किसी कारण से देर से आया है। मैंने वास्तव में अपराध किया है और मुझे आशा है कि फीनिक्स एक्ट मास्टर क्षमा करने में उदार होगा। फैंग हेंगकोंग ने कहा, आप क्या कह रहे हैं आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू? व्यक्तिगत रूप से आने वाली आपकी बुजुर्ग कृपा पहले से ही हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का सबसे बड़ा सम्मान है। ओह, जूनियर याद करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू को एक शिष्य को साथ लाना चाहिए था, ऐसा क्यों है? हाँ, आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू हल्के से हंसे। ये बूढ़ा वास्तव में एक शिष्य को लेकर आया था, केवल उसके लिए रैंकिंग टूर्नामेंट देखने और अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के भीतर अन्वेषण करने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस डिवाइन फीनिक्स सिटी में पुराने दिनों के एक परिचित व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस बूढ़े व्यक्ति को अकेले आने के लिए कहा। हाँ, तो यह ऐसा ही था। आध्यात्मिक गुरु एंशिएंट ब्लू द्वारा अंतिम शिष्य के रूप में शामिल होने के लिए आपके सम्मानित शिष्य के पास असाधारण योग्यता होनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू, कृपया। फैंग हेंगकोंग ने एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी की सीट की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही एंशिएंट ब्लू ने अपनी सीट पर प्रवेश किया, लिंकुन, ये झिंगान और यहाँ तक कि जी कियानरो सभी खड़े हो गए और पूरी गंभीरता के साथ वरिष्ठों के प्रति कनिष्ठों के लिए सम्मानपूर्वक एक समारोह का आयोजन किया। इस कार्रवाई ने युनची के विचारों को उजागर किया। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी में आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू की स्थिति का कुछ हद तक अनुमान इससे लगाया जा सकता है। 4 महान पवित्र मैदानों के सभी लोग भी अब उपस्थित थे, क्योंकि स्थल भी पूरी तरह से शांत हो गया था। आखिरकार इस 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट के शुरू होने का समय आ गया। फैंग हेंगकोंग की एक सार्थक नजर के बाद ग्रेट फीनिक्स एल्डर फैंग फियान ने हवा में उड़ान भरी और तब तक उड़ते रहे जब तक वह अखाड़े के केंद्र तक नहीं पहुंच गए। उसके शरीर से विस्मयकारी और गूंजती फीनिक्स चीख निकल पड़ी। इसके बाद आग की लपटें तेजी से आसमान की ओर उठी और 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठी, जिससे बिना किसी अपवाद के सभी की निगाहें उसी पर केंद्रित हो गईं। फैंग फियान ने चारों दिशाओं में देखा। जैसे ही उसने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, यह विनम्र व्यक्ति दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग फैंग फिया हैं और दुनिया भर के नायकों और युवा प्रतिभाओं से मिलना एक सम्मान की बात है। मैं डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं फीनिक्स सिटी का दौरा करने के लिए दूर दराज के सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। ये सत्र हमारे प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस का 29वां सत्र रैंकिंग टूर्नामेंट है और इसकी संपूर्ण मेजबानी में फैंग फियान द्वारा की जाएगी और 4 पवित्र मैदानों के सम्मानित अतिथियों द्वारा देखा जाएगा। हर 25 साल में एक बार आयोजित होने वाला 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट हमारे प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस की युवा प्रतिभाओं के लिए गहन ताकत से लड़ने, प्रोफाउंड स्काई के माध्यम से अपना नाम फैलाने और अपने राष्ट्रों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने की लड़ाई है। वाह, ये वास्तव में ग्रेट एल्डर द्वारा व्यक्तिगत रूप से होस्ट किया गया है। यह अजीब है। इसकी मेजबानी ग्रेट एल्डर द्वारा क्यों की जाएगी? फैंग झान्युन ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। स्पष्ट रूप से उन्हें पहले से नहीं पता था कि ग्रेट एल्डर व्यक्तिगत रूप से इस रैंकिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अगर किसी ने उसे पहले ही बता दिया होता तो भी शायद उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि अतीत में 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट की मेजबानी अधिकतर निम्न रैंक वाले बुजुर्ग द्वारा की जाती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस रैंकिंग टूर्नामेंट में कुछ खास हो? फैंग झान्युन ने धीमी आवाज में कहा। ग्रैंड जनरेशन और प्रिंसेस स्नो के अलावा डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय में फैंग फियान की स्थिति फैंग हेंगकोंग के बाद लगभग दूसरे स्थान पर थी। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस फैंग जिमिंग को भी उनके सामने बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट का मेजबान बनने की अनुमति देने से यहाँ तक कि सेक्रेड ग्राउंड्स के कुछ लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। बैठने की जगह पर मौजूद दर्शकों ने अपनी सांसें रोक ली और फैंग फियान को सम्मानजनक और प्रशंसात्मक तरीके से देखा। उनके कानों के पास गूंजती आवाज हर शब्द गड़गड़ाने वाला था।
मेजबान के रूप में व्यक्तिगत रूप से महान बुजुर्ग की अवधारणा मेजबान के रूप में सामान्य बुजुर्गों या महल के स्वामियों से बिल्कुल अलग अवधारणा थी। हर किसी को अंदर से कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। निश्चित रूप से फैंग फियान ने औपचारिक भाषण पढ़ना समाप्त करने के बाद अचानक ऊपर देखा और उसकी उंगली ऊपर आकाश की ओर इशारा कर रही थी। हर कोई कृपया ऊपर देखें। ये सही है, आकाश और सूर्य को धुंधला करने वाली यह विशाल छाया वास्तव में प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क है, जो हर 300 साल में दिखाई देती है, जो अज्ञात रहस्यों को छुपाती है। प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क हमेशा मेरे डिवाइन फीनिक्स सिटी के आसमान पर दिखाई देता था और पूरे इतिहास में केवल हम डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य के पास ही अन्वेषण का अधिकार था। लेकिन इस बार सेक्ट मास्टर का दिल उदार और व्यापक है और 6 देशों के दोस्तों के साथ प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर चढ़ने और प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के रहस्यों को साझा करने के लिए तैयार है। इस सत्र के रैंकिंग टूर्नामेंट में रैंकिंग में शीर्ष 3 चुन सकते हैं। 3 लोग एक साथ प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का पता लगाने के लिए। भले ही यह रैंकिंग में शीर्ष 3 में था, हर कोई जानता था कि पहला निर्विवाद रूप से डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय होगा। इसलिए प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले 6 देशों के लोगों में 2 देशों के अधिकतम 6 लोग होंगे। हालांकि फैंग फियान का स्वर अचानक बदल गया, जैसा कि उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले मेरे संप्रदाय ने अचानक देखा कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के मुख्य द्वार पर गहरी सील वास्तव में समय से पहले ढीली हो गई थी, जिसका मतलब ये भी है कि प्रोफाउंड आर्क का मुख्य द्वार दरवाजा उम्मीद से 4 दिन पहले खुलेगा। हम पवित्र मैदान के सभी लोगों की भौहें तन गईं। 4 दिन पहले कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क कल जैसे ही खुलेगा। ये झिंगा ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा ही होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस फैंग फियान को व्यक्तिगत रूप से इस रैंकिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए बनाया गया था। वास्तव में अप्रत्याशित मामला था। लिंकुन ने भी धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो ये रैंकिंग टूर्नामेंट जल्द से जल्द संपन्न होगा। फैंग फेइन ने आगे कहा, मेरे संप्रदाय ने शुरू में शुरू करने की योजना बनाई थी रैंकिंग टूर्नामेंट के समापन के दूसरे दिन प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का पता लगाने के लिए। फिर भी इस बार प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क कल पहले ही खुल जाएगा। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क हर बार केवल 24 घंटे के लिए खुलेगा। पूरे 300 वर्षों में 24 घंटे, स्वाभाविक रूप से कोई भी समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय द्वारा कहे गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम उनसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सहयोग से कल प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क का पता लगाने के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट के मैच शेड्यूल के इस सत्र को भी निस्संदेह काफी हद तक संकुचित किया जाएगा। शीर्ष 3 को आज तक तय करने की आवश्यकता होगी। कोलाहल टिल्ड 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 टिल्ड। जैसे ही फैंग फियान के शब्द बोले गए, पूरा क्षेत्र अशांत हो गया। वे सभी शब्दों को समझ गए। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क समय से पहले खुल जाएगा और साथ ही रैंकिंग टूर्नामेंट का ये सत्र एक ही दिन में सिमट जाएगा, जिसका मतलब था कि इसका समापन आज होना था। अतीत में प्रत्येक रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए मैच शेड्यूल बिना किसी अपवाद के कम से कम 5 दिनों तक चलता था। 7 देशों से आने वाले प्रतिस्पर्धी 70 शीर्ष युवा विशेषज्ञों के बीच हर एक राउंड को राउंड रॉबिन में लड़ने की आवश्यकता होगी। पहले मैचों के 5 दिन भी पूरी तरह से निर्धारित होते थे और टूर्नामेंट के कार्यक्रम के विस्तार की स्थिति अक्सर होती थी। एक दिन जितने कम समय में यह आसानी से नहीं किया जा सका। उन प्रतिभागियों के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र के सम्राट और आधिपत्य के भाव बहुत बदल गए। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट पूरे देश के लिए एक बड़ा मामला था। रैंकिंग के नतीजे किसी राष्ट्र की अगले 25 वर्षों की स्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़े थे। इस रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए हर एक देश समय से कई साल पहले अपनी पूरी ताकत से तैयारी कर सकता है और 20 वर्षों से अधिक समय से जमा किए गए दुर्लभ खजाने का उपयोग कम से कम कंजूसी किए बिना किया जाएगा। उन युवा प्रतिभागियों के लिए ये रैंकिंग टूर्नामेंट था, इससे भी अधिक उनके लिए प्रदर्शन करने का सर्वोच्च मंच, दुनिया भर में अपना नाम फैलाने का सबसे बड़ा मौका। यदि मैच शेड्यूल के पहले 5 दिनों को वास्तव में एक दिन में संक्षेपित किया जाए तो उनके प्रदर्शन का समय निस्संदेह पूरे 80% तक संकुचित हो जाएगा। इस प्रकार की विसंगति वे कैसे इच्छुक और संतुष्ट हो सकते थे? और 30 लाख से अधिक की संख्या में दर्शक जिन्होंने बड़ी पीड़ा सहकर मैदान में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त की, उन्होंने मूल रूप से शिखर की लड़ाई के पूरे 5 दिनों का आनंद लिया होगा। फिर भी अचानक केवल एक दिन बचा था। वे स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित थे भी। कोई आश्चर्य नहीं कि महान बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से मेजबानी करने की आवश्यकता थी। युनचे ने धीमी आवाज में खुद से कहा, तो यह उस स्थिति को दबाने के लिए था जो संभवतः महान बुजुर्ग के भय से हो सकता है। यदि मैच का कार्यक्रम एक दिन के लिए कम कर दिया जाता है। जैसे ही वह यहाँ तक बुदबुदाया,
अचानक उसकी भौहें हिल गईं और उसके दिल में एक ऐसी भावना उभर आई जो आश्वस्त करने वाली नहीं थी। मैदान में अचानक फूटने वाला शोर पूरी तरह से दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप था। फैंग फियान की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी आवाज अचानक ऊंची कर दी। भले ही मैच शेड्यूल को संपीड़ित करने के लिए मजबूर किया गया हो, लेकिन किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट अभी भी बिल्कुल निष्पक्ष और वर्गाकार होगा। इतना कि ये पिछले कुछ दर्जन सत्रों की तुलना में और भी अधिक निष्पक्ष और चौकोर होगा। ये हम प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस की ताकत की रैंकिंग को और भी कम पूर्वाग्रह में निर्धारित करेगा। फैंग फियान के शब्दों ने हर किसी के चेहरे पर स्तब्ध अभिव्यक्ति प्रकट कर दी। मैच शेड्यूल को 5 दिन से घटाकर 1 दिन किया जा रहा है, फिर भी क्या यह अधिक उचित होगा? फैंग फियान ने जारी रखा, 7 देशों की रैंकिंग टूर्नामेंट के पिछले सत्रों में 70 युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बारी बारी से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और अंतिम रैंकिंग प्रत्येक देश के दावेदारों के उच्चतम स्थान के आधार पर तय की गई। हालांकि इस प्रकार की रैंकिंग शैली शीर्ष गहन अभ्यासकर्ताओं की ताकत पर जोर देती है, लेकिन वास्तव में जो चीज किसी राष्ट्र की ताकत को सबसे अधिक प्रकट कर सकती है, वह राष्ट्र के प्रतिभागियों की समग्र ताकत होनी चाहिए। इस प्रकार रैंकिंग टूर्नामेंट का ये सत्र व्यक्तिगत मैचों को रद्द कर देगा और टीम लड़ाई में बदल जाएगा। हर एक मेन रैंकिंग मैच दोनों पक्षों के प्रत्येक गहन अभ्यासकर्ता को मंच पर प्रवेश करना होगा। मैदान तुरंत चर्चाओं की आवाज से भर गया, लगातार शोर शराबा। युनचे की आंखें चौड़ी हो गईं। वह लगातार फैंग फियान को घूर रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति ठंडी और कठोर थी और हिंसक रूप से शापित थी। बकवास। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 429 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट प्रारंभ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 429 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट प्रारंभ। फैंग फियान ने शोर को नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा, भले ही यह एक टीम की लड़ाई है, फिर भी यह हर एक व्यक्ति की ताकत को प्रदर्शित करने में सक्षम होगी। साथ ही किसी राष्ट्र की युवा पीढ़ी के व्यापक स्तर की निष्पक्षता से जांच करने में भी सक्षम होना। साथ ही ये प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम को अधिकतम सीमा तक संक्षिप्त करने की शर्त का भी पालन करेगा, बिना किसी निष्पक्षता की कमी के। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या 6 देशों के हमारे मित्रों को कोई आपत्ति है? यदि कोई आपत्ति हो तो बेझिझक बोलें। फैंग फियान ने 6 देशों का सामना किया। सटीक रूप से कहें तो उसने खाली चेहरे और शांत आवाज के साथ 5 देशों के बैठने की जगह का सामना किया। यदि उन्हें कार्यक्रम में इतने बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा, यदि उनकी आंखों के सामने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का एक साधारण बुजुर्ग 6 देशों के सम्राट और आधिपत्य स्तर के व्यक्ति के रूप में था, तो वे वास्तव में आपत्ति कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में उनसे बात करने वाला व्यक्ति वास्तव में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का महान बुजुर्ग था, वह जिसका पद दिव्य फीनिक्स राजकुमार से भी ऊंचा था। यदि सभी 6 राष्ट्रों के सम्राटों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी उनकी ताकत और नाम कम नहीं होंगे। फैंग फियान की नजरों के नीचे 6 देशों के सम्राटों और आधिपत्यों को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई लोहे की प्लेट उनकी छाती पर दबाव डाल रही हो, यहाँ तक कि सांस लेना भी बेहद मुश्किल था। वे कुछ भी कहने का साहस कैसे कर सकते थे? इस मामले के बारे में ये स्पष्ट था कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने पहले ही एक तरफा निर्णय ले लिया था, तो वे सहमत न होने का साहस कैसे कर सकते थे? उन सभी ने तुरंत सहमति व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, फैंग फियान ने सिर हिलाया। चूंकि 6 देशों के हमारे दोस्तों को कोई आपत्ति नहीं है, तो इस साल की रैंकिंग टूर्नामेंट प्रतियोगिता इस प्रकार आयोजित की जाएगी। टीम लड़ाइयों के नियम मूल रूप से व्यक्तिगत लड़ाइयों के समान ही होते हैं और उसी तरह राउंड रॉबिन होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सभी लोगों के साथ युद्ध करेगा और जीत के माध्यम से रैंकिंग टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगा। फिर दोनों विजयी राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। विजेता को सामने रखा जाएगा। टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कटौती करने और प्रत्येक देश के भाग लेने वाले गहन अभ्यासकर्ताओं की खपत को कम करने के लिए हमारा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय राउंड रॉबिन मैचों में भाग नहीं लेगा। मैचों का अंतिम विजेता तब हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के गहन चिकित्सकों से लड़ने में सक्षम होगा। अगर वे जीतते हैं तो वे इस साल के चैंपियन होंगे। इस तरह राउंड रॉबिन मैचों के भीतर प्रत्येक देश के गहन अभ्यासकर्ताओं को कुल 16 मैचों के लिए केवल 5 मैच लड़ने की आवश्यकता होगी। 1 दिन का समय पहले से ही काफी है। फैंग फियान का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय राउंड रॉबिन में भाग नहीं ले रहा था और केवल 6 देशों की सबसे मजबूत टीम के साथ लड़ेगा। इस बिंदु के लिए फैंग फियान ने यह नहीं पूछा कि 6 देशों को कोई आपत्ति थी या नहीं, क्योंकि यह मूल रूप से आवश्यक नहीं था। और 6 देशों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि यह उचित नहीं था
या असंतुष्ट महसूस नहीं किया, क्योंकि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का स्तर ऐसा था कि 6 अन्य राष्ट्र मौलिक रूप से इसके खिलाफ लड़ने में असमर्थ थे। दैवीय फीनिक्स संप्रदाय कितना भयानक था, भले ही 6 देशों के प्रत्येक गहन अभ्यासी को जोड़ दिया जाए, फिर भी उन्हें दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के एक गहन अभ्यासी द्वारा आसानी से दबा दिया जाएगा। इतने सारे 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद अन्य देशों की नजर में वे सभी वास्तव में 5 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट थे, क्योंकि डिवाइन फीनिक्स बहुत मजबूत था और ब्लू विंड बहुत कमजोर था। हर बार जब वे लड़ते थे तो हमेशा 5 देशों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए होता था। यदि वे दूसरे स्थान पर रहते तो ये पहले स्थान पर रहने के बराबर होता, और यदि वे छठे स्थान पर थे तो यह अंतिम रूप से शर्मनाक मृत होने के समान था। उनमें ये भ्रम बिल्कुल भी नहीं था कि वे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को हरा सकते हैं, लेकिन साथ ही वे ऐसा करेंगे ब्लू विंड नेशन के बराबर होने के लिए खुद को कभी भी कमतर न समझें। जहां तक मैच के अन्य नियमों की बात है, मैं यह मान रहा हूं कि मुझे ये कहने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आवश्यकता से अधिक क्या है। फैंग फियान ने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई और उसकी शांत निगाहें एक प्रकार की अमूर्तता लेकर आई, प्रभावशालिता। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के गहन अभ्यास जगत के लिए सबसे प्रतिष्ठित आयोजन था। प्रत्येक सत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, और कार्यक्रम में इतना अभूतपूर्व बड़ा बदलाव, जिसके बारे में पहले से बताया भी नहीं गया था, दरअसल चंद शब्दों में मौके पर ही फैसला कर लिया गया था। किसी ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की और किसी ने कोई असंतोष प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। ये दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की पूरी तरह से जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता थी। यो टिल्डर, इसने कई दिनों तक मैच देखने की उम्मीद की थी और अब इसे खत्म होने में केवल 1 दिन की जरूरत है। इसका मूड अचानक इतना खुशमिजाज हो गया। मोहम्मद लिटिल हेनहान, क्या आपका मूड भी ऐसा ही है? जी कियानरो ने अपनी चेरी फूल की आंखें सिकोड़ ली और ये जिंगान की ओर एक चुलबुली नजर डाली। ये जिंगान का चेहरा विकृत हो गया। उसने उदास स्वर में कहा, जी कियानरो, यदि तुमने इस युवा मास्टर से दोबारा बात करने की हिम्मत की तो ये युवा मास्टर तुम्हें मार डालेगा। जैसे कि डर गया हो, जी कियानरो ने अपनी गर्दन नीचे सिकोड़ ली और फिर उसके टकटकी में अभिव्यक्ति निर्दोष और अन्याय होने से दुखी दोनों हो गई। छोटे हनहान, तुम इस पर अचानक इतने भयभीत क्यों हो गए? तुमने मुझे लगभग डरा ही दिया। यदि आप अचानक इसे फिर से डरा देंगे तो ये क्रोधित हो जाएगा, ठीक है टिल्डर? एक बार जब ये क्रोधित हो गया तो हो सकता है कि वह थोड़ा कुटिल हो जाए और आपके पास रात में खेलने के लिए कोई महिला न हो टिल्डर। एक कोमल और नर्म स्वर के साथ जो रोने ही वाला था। जी कियानरो ने डरपोक आंखों से बाईं और दाईं ओर ये झिंगान से चिपकी हुई 2 आकर्षक महिलाओं पर हल्की सी नजर डाली। तुरंत दोनों के शरीर एक ही समय में कांपने लगे। उनकी पुतलियां फैल गईं क्योंकि उन्होंने एक बेहद गहरे डर का अनुमान लगाया था, क्योंकि जिस क्षण उन्हें उसकी नजर ने छुआ उस तरह का भयानक एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो उनका गला पकड़ लिया गया हो किंग कोबरा के जहरीले दांतों के भीतर। आप, ये जिंगहान इस राक्षस के आतंक को किसी और से बेहतर जानते थे। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर कुछ नहीं बोला। मैं घोषणा करता हूं कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का 29वां 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। फैंग फियान की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और इस सत्र के 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट की शुरुआत की भी घोषणा की गई। उसके हाथ के झटके के साथ आग की रोशनी का एक झटका अतीत में टिमटिमाता हुआ चला गया। तुरंत अखाड़े के केंद्र में एक विशाल ज्वाला गहरा पत्थर खड़ा किया गया। इस गहरे पत्थर को देखकर यूचे, जिनके पास ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट का अनुभव था, तुरंत समझ गए कि इसका उपयोग किस लिए किया गया था। युनचे ने अपनी बाहें फैलाई और अपनी हथेली पर नजर डाली। उसके बाद हेवनली स्वॉर्ड विला के एक के बाद एक दृश्य उसके दिमाग में उभरे। उसने नाराजगी में खुद से कहा, लगता है भीड़ फिर से मेरा मजाक उड़ाएगी। हे भगवान, मेरे जन्म के साथ ही भीड़ द्वारा बार बार मेरी किस्मत का मजाक उड़ाना तय हो गया था। प्रत्येक सत्र के ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में गहन शक्ति मूल्यांकन हमेशा एक आवश्यक प्रक्रिया होगी। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट भी वैसा ही था। गहन शक्ति मूल्यांकन का आधा हिस्सा प्रत्येक प्रतिभागी के गहन शक्ति स्तर को दिखाना था। आखिरकार गहन शक्ति स्तर ने मूल रूप से किसी की वास्तविक ताकत को विभाजित कर दिया। दूसरा भाग किसी की उम्र का आकलन करना था। रैंकिंग टूर्नामेंट के पिछले सभी सत्रों में भाग लेने वाले गहन अभ्यासकर्ता की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। यदि अधिक आयु के मामले होंगे तो भाग लेने का अधिकार तुरंत वापस ले लिया जाएगा। फैंग फियान धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरे, प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन की तरफ से उतरे और ऊंची आवाज में कहा, अभी मैं 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के रैंकिंग परिणामों के अंतिम सत्र को क्रम के रूप में उपयोग करूंगा और का नाम पढ़ूंगा 7 राष्ट्र।
प्रत्येक देश के प्रतिभागियों को प्रतिभागी प्रतीक के साथ फीनिक्स स्टेज में प्रवेश करना चाहिए, अपना नाम घोषित करना चाहिए, फिर गहन शक्ति और उम्र का मूल्यांकन करना चाहिए। नेवी टाइड नेशन। फैंग फियान ने कहा कि पिछले 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के प्लेसमेंट की रैंकिंग को ऑर्डर के रूप में घोषित किया जाना था, लेकिन उन्होंने जो पहला नाम पुकारा वह था अंतिम सत्र में दूसरे स्थान पर रहने वाला देश। सतह पर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय को मेजबान के उपयुक्त चरण में प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। लेकिन अनकहे शब्द, ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य अन्य 6 राष्ट्रों के समान शर्तों पर उल्लेख किए जाने में पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण था। पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट में नेवी टाइड 6 देशों में दूसरे पहले स्थान पर रही। जैसे ही 3 शब्द नेवी टाइड नेशन गिरे, ठंडी गहरी रोशनी की एक गेंद अचानक नेवी टाइड नेशन के बैठने की जगह पर चमक उठी और ऊपर आसमान में नेवी टाइड के 2 विशाल शब्द खींचे। 7 युवकों और 3 युवतियों ने एक साथ हवा में उड़ान भरी और फीनिक्स स्टेज पर उतरे। उसी समय उनके कपड़ों का कोना फड़फड़ा रहा था। तुरंत फीनिक्स स्टेज के ऊपर से पानी की लहरों की तरह ठंडी ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर उठी। नेवी टाइड नेशन प्रोफाउंड स्काई के सुदूर उत्तर में स्थित था, जहां पूरे साल ठंडा आसमान और जमी हुई भूमि थी, और उसके कारण वहां के सभी गहन अभ्यासकर्ता मूल रूप से बर्फ की विशेषता वाली गहन कलाओं का विकास करते हैं। 10 युवाओं में से सबसे बुजुर्ग लगभग 25 वर्ष का लग रहा था, सबसे छोटा युवा अभी 20 वर्ष का हुआ लग रहा था। जैसे ही उन्होंने मंच पर प्रवेश किया, नेवी टाइड के बैठने की जगह के पीछे मौजूद दर्शकों में तुरंत तवे पर गर्म तेल की तरह विस्फोट हो गया, जिससे आवाजों की लहरें उठने लगी जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। नौसेना ज्वार, नौसेना ज्वार, नौसेना ज्वार, जाओ नेवी टाइड, 5 राष्ट्रों को कुचल दो। वाह, वह फूल देखने वाला राजकुमार है, हान रुयु। नेवी टाइड रैंकिंग टूर्नामेंट में 2 बार नंबर 1। जैसी उम्मीद थी वह आ गया। वाह, ये फूल देखने वाला राजकुमार है, मेरा आदर्श। आह, इतना सुंदर, मैं बेहोश होने वाली हूँ। कुछ उन्मादी लड़कियां अपना चेहरा ढकते हुए चिल्लाती हैं। कोलाहल की विशाल लहरें गरजती हुई गड़गड़ाहट की तरह थीं, जो इस हद तक हिल रही थी कि ऊंचे के कान के पर्दे कांपने लगे। जैस्मीन की आवाज उसके कान के किनारे से आई। 7 लेट स्टेज स्काई प्रोफाउंड और 2 आधे चरण सम्राट प्रोफाउंड और 1 प्रारंभिक चरण सम्राट प्रोफाउंड। इसी तरह उसी युवा पीढ़ी और महाद्वीप के एक ही हिस्से में तुलना में ब्लू विंड नेशन वास्तव में बहुत हीन है। यह ऐसी चीज है जिसकी मदद नहीं की जा सकती, युनचे ने उदासीनता से कहा। ब्लू विंड नेशन सबसे छोटा है और इसका इतिहास भी सबसे छोटा है। उनका संचय वास्तव में बहुत उथला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बड़ा अंतर होगा जिसे भरा नहीं जा सकता। नेवी टाइड नेशन के स्नो माउंटेन संप्रदाय के फैंग वुहुई प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आए हैं। पहला युवा गहन अभ्यासी सामने आया। उसने अपने नाम और संप्रदाय को ऊंचे तरीके से प्रकट करते हुए अपने भागीदार प्रतीक को प्रकट किया। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा, फैंग फियान के सामने खड़ा हो गया और अपनी हथेली से प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन को दबाया। गहरा मूल्यांकन पत्थर एक चमक के साथ चमक उठा और उसके बाद उसकी शारीरिक उम्र और गहन शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। 23 साल पुराना, स्काई प्रोफाउंड रियलम स्तर 8। नेवी टाइड नेशन के दर्शकों ने तुरंत जय जयकार की, जिससे आसमान गूंज उठा। इतना गहन शक्ति स्तर हासिल करने में सक्षम होना 6 देशों के सबसे शीर्ष क्षेत्र में भी औसत से ऊपर था। नेवी टाइड नेशन के गहन अभ्यासकर्ता एक के बाद एक सामने आए। उनकी गहन शक्ति का स्तर जैस्मीन ने जो कहा था उससे थोड़ा भी अलग नहीं था। 7 लेट स्टेज स्काई प्रोफाउंड्स और 2 आधे सटेप सम्राट प्रोफाउंड्स। और इस समय नेवी टाइड का अंतिम गहन अभ्यासकर्ता अंततः आगे आया। अन्य 9 गहन अभ्यासकर्ताओं के चेहरे ऊंचे थे, केवल इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक शांत थी, जिसके भीतर हल्की सी मुस्कान छिपी हुई थी। वह असाधारण रूप से युवा लग रहा था। उसका चेहरा सफेद नीलमणि जैसा था, उसके होंठ सिंदूर जैसे थे और वह एक सुंदर आदमी था। उसकी भौहों के बीच में विलक्षण आभा का एक संकेत भी था जो महिलाओं को आसानी से उसमें डुबो देता था। वह धीरे धीरे और इत्मीनान से आगे बढ़ा, मानो किसी आंगन में घूम रहा हो। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम उठाया, नेवी टाइड की दर्शक सीटें पहले ही पूरी तरह से फट चुकी थीं। विभिन्न प्रकार की अतिरंजित चीखें, विशेषकर महिलाओं की चीखें, फीनिक्स स्टेज को लगभग चीर कर रख दिया। फूल देखने वाला राजकुमार, आखिर वह बकवास है। युनचे ने महिला की चीख से ऐसा शीर्षक सुनकर अपनी ठुड्डी को आगे बढ़ाया। ये शीर्षक बिल्कुल पारंपरिक और लंगड़ा होने की हद तक था सहनीय। इस व्यक्ति का नाम हान रुयु है। अफवाह है कि यह नेवी टाइड की युवा पीढ़ी का वर्तमान नंबर 1 है। 17 और 20 साल की उम्र में 2 बार नेवी टाइड रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लिया, दोनों बार उन्हें प्रथम स्थान मिला।
नेवी टाइड नेशन में उनकी प्रतिष्ठा को आकाश में सूर्य के समान कहा जा सकता है, और यहाँ तक कि नेवी टाइड नेशन के शासक उन्हें सर्वोच्च सम्मान के अतिथि के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि उस बिंदु तक जहाँ मैंने उनका नाम सुना था। फैंग झान्युन ने अपने होठों के कोने को मोड़ते हुए बड़े तिरस्कार के साथ कहा, वह नेवी टाइड नेशन में काफी विस्मयकारी है, लेकिन अगर वह मेरे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में आता है तो वह केवल इतना ही होगा और शायद नहीं कर सकता औसत तक पहुंचने के रूप में माना जाएगा। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हान रुयू ने अपना सफेद जेड जैसा हाथ बढ़ाया और मूल्यांकन पत्थर पर दबाया। 23 साल का सम्राट गहन क्षेत्र स्तर 2। वाह! नेवी टाइड नेशन के दर्शक पूरी तरह से पागल हो गए, क्योंकि जयकारों की आवाजें प्रचंड लहरों से 9वें आसमान की गहन गड़गड़ाहट में बदल गईं, जबकि अन्य 5 देशों के गहन अभ्यासकर्ताओं के चेहरे थोड़े बदल गए। क्या इस बार नेवी टाइड नेशन के पास वास्तव में एक सिंहासन था? मैंने सोचा था कि इस बार हमारा सिंहासन निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को चौंका देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में नेवी टाइड नेशन में भी दिखाई देगा। ऐसा लगता है अगर हम इस बार नेवी टाइड नेशन के खिलाफ जाते हैं तो ये फिर से एक कठिन लड़ाई होगी। हालांकि हमारे पास हारने का कोई कारण नहीं है, ब्लैकफीन नेशन के सम्राट ने उदास स्वर में बात की। इतना खराब भी नहीं। फैंग हेंगकोन, जो हमेशा चुप रहते थे, ने इस समय सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि इस बार नेवी टाइड नेशन में आखिरकार थोड़ा सुधार हुआ है। अरे बकवास, वह वास्तव में एक सिंहासन है। इसके अलावा सम्राट गहन क्षेत्र स्तर 2। फैंग झान्युन के चेहरे पर आश्चर्य था। 25 साल से कम पुराने सिंहासन वास्तव में महत्वहीन 6 देशों में भी दिखाई दे सकते हैं। टीएसके, आश्चर्यजनक, कितना दुर्लभ। हान रुयू नाम के इस बच्चे ने इस बार नेवी टाइड ही नहीं 6 देशों में अपना नाम फैलाया है। इस रैंकिंग टूर्नामेंट का दूसरा स्थान शायद एक बार फिर नेवी टाइड नेशन के हाथों में जा सकता है। ब्लैकफीन नेशन, नेवी टाइड नेशन के गहन अभ्यास पूरे हो चुके थे, फिर भी वे अपनी सीटों पर नहीं लौटे और इसके बजाय सीधे फीनिक्स स्टेज के विशेष मैच तैयारी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। फैंग फियान की चीख एक बार फिर गूंजी जब 10 युवा गहन अभ्यासकर्ता, सभी काले कपड़े पहने हुए, फीनिक्स स्टेज पर कूद पड़े। इस बार ब्लैकफीन नेशन के दर्शकों में तुरंत विस्फोट हो गया। उनकी चीखों की आवाज ब्लू टाइड नेशन से जरा भी कमजोर नहीं थी। ब्लैकफीन नेशन के यिन हेल संप्रदाय के वू हुईहोंग प्रतिस्पर्धा के लिए आगे आए हैं। ब्लैकफीन नेशन के पर्पल फीन आयल के लू हाओयान प्रतिस्पर्धा के लिए आगे आए हैं। नेवी टाइड नेशन, ब्लैकफीन नेशन, ग्रैंड असुर नेशन, सनफ्लावर ड्यू नेशन, डिवाइन इंसेंस नेशन। प्रोफाउंड स्काई के 5 देश पिछले 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के प्लेसमेंट के क्रम में फीनिक्स स्टेज में ऊपर गए। 15 मिनट के समय में 5 देशों के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपना मूल्यांकन पूरा कर लिया और मैच तैयारी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जो कुछ बचा था वह केवल 2 चरम सीमाएं थीं, डिवाइन फीनिक्स एम्पायर और ब्लू विंड नेशन। लेखक का नोट। मेमो। प्रारंभिक गहरा क्षेत्र, नवजात गहरा क्षेत्र, सच्चा गहरा क्षेत्र, आत्मा गहरा क्षेत्र, पृथ्वी गहरा क्षेत्र, आकाश गहरा क्षेत्र, सम्राट गहरा क्षेत्र, सिंहासन तानाशाह गहरा क्षेत्र, अधिपति संप्रभु गहरा क्षेत्र, सम्राट दिव्य गहरा क्षेत्र, गहन ईश्वर। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 430 समूह उपहास। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 430 समूह उपहास। यूचे ने 5 देशों की युवा पीढ़ी के गहन अभ्यासकर्ताओं की उम्र और गहन शक्ति को ध्यान से देखा, फिर उसके दिल में आह भरी। इस समय वह इस बात से अधिक अवगत था कि 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट कितना महत्वपूर्ण मामला था और क्यों ब्लू विंड नेशन में किसी ने कभी इसका उल्लेख करने या यहाँ तक कि इसमें दिलचस्पी लेने की जहमत नहीं उठाई। ये व्यावहारिक रूप से एक अपमानजनक वर्जना थी। शुरू से अंत तक भले ही नेवी टाइड, ब्लैकफीन, ग्रैंड असुर, सनफ्लावर ड्यू और डिवाइन इंसेंस के गहन अभ्यासकर्ताओं की संयुक्त ताकत कुछ भिन्न थी, अंतर बहुत बड़ा नहीं था। पिछले रैंकिंग टूर्नामेंट की नंबर 2 नौसेना टाइड इस बार शुरुआती चरण के सिंहासन 2 आधे कदम वाले सम्राट प्रोफाउंड्स और 7 अंतिम चरण वाले स्काई प्रोफाउंड्स के साथ आया था। डिवाइन इंसेंस नेशन के लिए, जिसे पिछले सत्र के रैंकिंग टूर्नामेंट में केवल ब्लू विंड से ऊपर रखा गया था, 5 देशों में अंतिम स्थान पर वे 1 आधा चरण सम्राट प्रोफाउंड, 8 अंतिम चरण स्काई प्रोफाउंड और 1 मध्य चरण स्काई प्रोफाउंड लाए थे। उस तरह की असमानता वास्तव में बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती। जब तक भाग्य उनके साथ था, किसी भी देश के लिए 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट में दूसरा स्थान पाने की संभावना थी। इसकी तुलना में केवल ब्लू विंड नेशन शब्दों से परे दुखद था। ज़ेया क्विंग्यू के अलावा ब्लू विंड नेशन के गहन अभ्यासकर्ताओं में, जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी,
प्रारंभिक चरण का स्काई प्रोफाउंड क्षेत्र भी नहीं पाया जा सका। हाफ स्टेप एम्परर प्रोफाउंड 5 देशों के भीतर 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों का शिखर था, फिर भी यह ब्लू विन नेशन की संपूर्ण गहन अभ्यास दुनिया का शिखर था। वास्तव में नेवीटाइड नेशन और ब्लैक फीन नेशन ने व्यक्तिगत रूप से 25 से नीचे का सिंहासन भी निकाला था। 5 राष्ट्रों के बाद जो बचे वे थे ब्लू विन नेशन और डिवाइन फीनिक्स नेशन। फैंग फियान ने बैठने की जगह पर नजर डाली, फिर उदासीनता से कहा, जैसा कि हर कोई देख सकता है, ये ज्ञात नहीं है कि क्यों, लेकिन ब्लू विन नेशन इस सत्र के रैंकिंग टूर्नामेंट से अनुपस्थित है। गतिविधि की एक भी आवाज नहीं है। ब्लू विन वैसे भी गहराई से महान नहीं है, इसलिए वे इस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेते हैं या नहीं, इसका रैंकिंग के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय इससे मैचों में कटौती होगी, जो पहले से बेहतर है। बैठने की जगह तुरंत हंसी की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। हर कोई जानता था कि इस 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के भीतर ब्लू विन नेशन किस प्रकार की दयनीय स्थिति में था। अन्य 6 राष्ट्र प्रतिष्ठा और गौरव के लिए लड़ने आए, फिर भी ब्लू विन नेशन हर बार केवल 7 राष्ट्र संख्या को भरने के लिए आया, और इस सत्र में ऐसा लग रहा था मानो उनके पास अब स्टॉपगैप के रूप में सबक का साहस और चेहरा भी नहीं है। मैदान के अंदर कुछ ब्लू विन नागरिक थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई नहीं था। महान फीनिक्स एल्डर के शब्दों ने उन्हें पूरी तरह से अपमानित कर दिया, लेकिन वे केवल अपनी मुट्ठियां कस सकते थे, अपने दांत भींच सकते थे और चुपचाप इस अपमान को सहन कर सकते थे, बिना कुछ बोलने के। टस्कटसिक, ब्लू विन किड, अभी भी समय है कि आप अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच दबाकर भाग जाएं। अपनी उस मामूली ताकत के साथ, अगर तुम्हें सच में ऊपर जाना था और तुम वहां अकेले भी जा रहे हो, चेहरा खोने की बात तो दूर, तुम अपना बद भी खो दोगे। अरे बकवास। इससे पहले कि फैंग झान्युन ने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में युनचे पहले ही उछल पड़ा था। कुछ छलांग लगाने के बाद वह सीधे फीनिक्स स्टेज की ओर बढ़ गया। इंतजार, किसने कहा कि ब्लू विन नेशन में कोई भागीदार नहीं था? मैदान में गड़गड़ाहट जैसी चीख गूंज उठी। जब चीख खत्म हुई, युनचे अपनी आखिरी छलांग लगा चुका था। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच वह जोर से फीनिक्स स्टेज पर उतरा, क्योंकि उसके नीचे की जमीन शोर से कंपन कर रही थी। उन्होंने शांत लेकिन गर्वित अभिव्यक्ति के साथ फैंग फियान को देखा और ब्लू विन शब्दों के साथ अंकित प्रतिभागी प्रतीक को प्रकट करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। ब्लू विन नेशन की ऊंची प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आए हैं। आह, फैंग जुएर ने अनायास ही धीरे से रोना शुरू कर दिया। जुएर, क्या गलत है? फैंग हेंगकोंग ने आश्चर्य से पूछा और बिजली की तेजी से अपना सिर घुमाया। नहीं, कुछ नहीं। फैंग जुएर ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये सिर्फ इतना है कि मैं पहले कुछ सोच रही थी और कुछ हद तक विचलित थी, फिर अचानक किसी को फीनिक्स स्टेज पर कूदते देखा। मैं थोड़ा चौंक गई। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। हालांकि फैंग हेंगकोंग को अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन उन्होंने आगे कोई पूछताछ नहीं की। इस समय फैंग ज़िचेन, जो पीछे बैठा था, अचानक खड़ा हो गया और अचानक बोला, शाही पिता, वह वही है, वह वही ऊंचे है, वह वास्तव में आया था। फैंग ज़िमिंग ने नम्रता से कहा, ऐसा लगता है कि वह अभी भी थोड़ा जानकार है, क्योंकि वह जानता है कि चाहे वह कहीं भी भागे, वह कभी भी हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। वह वही है। फैंग हेंगकोंग की निगाहें थोड़ी सी इधर उधर हो गईं और उसने बेहोश होकर कहा, उसका आज यहाँ आने का साहस करना थोड़ा साहसी माना जा सकता है। उस पर बुरा मत मानना, नहीं तो बुरा लगेगा। रैंकिंग टूर्नामेंट को प्रभावित करें। जब से वह आया है, उसे कभी भागने का भ्रम नहीं होना चाहिए। फैंग जुएर चुपचाप उनकी बातचीत सुन रही थी, उसका दिमाग अराजकता से भरा हुआ था। फैंग लिंगयुन, यू चे, बड़ा भाई यू चे है। फैंग लिंगयुन नहीं, ये कैसे हो सकता है? बकवास, ये वह कैसे हो सकता है? दर्शकों की सीटों के एक कोने में एक अत्यंत साधारण व्यक्ति आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ थोड़ा कांप उठा जब उसने यूचे को फीनिक्स स्टेज पर कूदते देखा। जैसे ही उसने मन ही मन चिल्लाना समाप्त किया, उसके दाहिनी ओर बैठा एक युवक, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष के आसपास थी, झपट्टा मारकर तेजी से उठ खड़ा हुआ। वह इतना उत्साहित था कि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। चिल्लाते हुए दोनों हाथ कांप रहे थे। बॉस, जैसी की आशा थी, आप आए। मुझे बस इतना पता था कि तुम आओगे। मैं यहाँ व्यर्थ नहीं आया। मैं बस इतना जानता था कि तुम नहीं आओगे। ये देखकर कि इस युवक ने कैसे व्यवहार किया, इस हद तक उत्साहित होकर कि उसने लगभग सांस लेना बंद कर दिया, उसने युवक के कपड़ों को झटका दिया और पूछा, अरे छोटे भाई, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप ब्लू विन नेशन से हो? बेशक मैं उसे जानता हूँ, उस युवक ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। वह मेरा बॉस है, तुम्हें पता है।
मैं इतनी दूर से यहाँ सिर्फ उनका मैच देखने के लिए आया हूँ। वह आपका बॉस है, धिक्कार है ऐसा संयोग। वह मेरा शपथ ग्रहण करने वाला बड़ा भाई भी है। मेरे यहाँ आने का कारण, ओह 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 ओह, उसका मैच देखने भी आना है। क्या वह सच है? युवक ने संदेह से भरे चेहरे से उसकी ओर देखते हुए पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? लिंग जी, ब्लू विंड नेशन के हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग जी, युवक ने गर्व से कहा। लिंग जी, आपके लिए लिंग युन कौन है? वह मेरा बड़ा भाई है। आप मेरे बड़े भाई का नाम कैसे जानते हैं? बेशक बॉस युन ने मुझसे इसका उल्लेख किया था। क्या तुम सच में मेरे बॉस को जानते हो? कैसा संयोग है। ठीक है, आपका नाम क्या है? आप किस राष्ट्र से हैं? ओह, मेरा नाम यान जियाओ हुआ है। न घर है न देश। मैं पहली नजर में ही बता सकता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। आप मुझे बिग ब्रो हुआ, बॉस हुआ, ओल्ड हुआ कह सकते हैं। कोई भी ठीक है। यान जियाओ हुआ, आपका ऐसा स्त्री नाम क्यों है? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जन्म से ही सुंदर और सुंदर हूँ, इसलिए मेरा नाम भी थोड़ा सुंदर होना चाहिए। कम से कम बिना किसी कौशल के यह आपके नाम से कहीं बेहतर है। यूचे की उपस्थिति निस्संदेह पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु बन गई। जब 5 देशों के गहन अभ्यासकर्ताओं ने पहले मंच पर प्रवेश किया, तो जो ध्वनि सुनाई दी वह स्वर्ग हिला देने वाली जयकार थी। लेकिन इस बार पूरे मैदान में चर्चाएं और हंसी ठहाके थे। कमी थी तो सिर्फ चीयर्स की। अन्य सभी प्रतिभागी उड़ते हुए आए, फिर भी वह वास्तव में छलांग लगाकर आया। ऐसा नहीं हो सकता कि वह आकाश के गहरे दायरे तक भी नहीं पहुंचा हो। ठीक है। ओ बेवकूफ, वह ब्लू विंड नेशन से है। टीएसके, ब्लू विंड नेशन, आप जानते हैं। मुझे मत बताएं कि आपने स्काई प्रोफाउंड के ऊपर ब्लू विंड नेशन में 25 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति के बारे में सुना है। ये प्रकार अधिक से अधिक अर्थ प्रोफाउंड दायरे में है। मुझे पिछले 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में याद है कि ब्लू विंड नेशन के प्रतिभागियों के भीतर उच्चतम स्तर भी अर्थ प्रोफाउंड दायरे में था। वास्तव में उनके पास आत्मा में भी थे गहन क्षेत्र। हा। जब भी मैं इसे याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। वाह, ब्लू विंड नेशन से कोई वास्तव में आया था। डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय ने ब्लू विंड नेशन की सीटें भी तैयार नहीं की। जाहिर है उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ब्लू विंड नेशन से कोई आएगा। फिर भी यह आदमी वास्तव में खुद ही वहां चला गया। टीएसके, केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में गहरी ताकत। वह मेरे स्तर पर भी नहीं है। क्या वह अपना चेहरा खोने के लिए इतना बेताब है? तुम्हें यह नहीं मालूम होगा। ब्लू विंड नेशन में 25 वर्ष से कम आयु के ब्लू विंड नेशन में पृथ्वी गहन क्षेत्र में होना पहले से ही उच्चतम अस्तित्व है। मैंने सुना है कि उनके शाही परिवार के गहन महल में प्रशिक्षक केवल आत्मा गहन क्षेत्र हैं। अर्थ प्रोफाउंड रियलम्स एक शाखा प्रोफाउंड पैलेस में एक पैलेस प्रमुख भी हो सकता है। बकवास, आप गंभीर है। यदि मैं वहां जाता हूं तो क्या मैं मुख्य शाखा पैलेस प्रमुख नहीं बन जाऊंगा? हा। केवल एक ही व्यक्ति कैसे आया? मुझे यह मत बताए कि ब्लू विंड नेशन केवल एक व्यक्ति को लाया है। हा। ये बिल्कुल इतना मजेदार है कि किसी का भी हंसते हंसते सिर झुक जाए। भले ही ब्लू विंड नेशन यहाँ आए, उन्हें कम से कम 10 लोगों को लाना चाहिए। आखिरकार इस बार के मैच सिर्फ टीम की लड़ाई है। ये डैडी हंसी से मर जाएगा। यह अभी भी यदि वे आए हैं तो अच्छा है। ब्लू विंड नेशन के साथ यह अंतिम स्थान कोई भी नहीं छीन सकता। अतुलनीय रूप से बड़े मैदान के अंदर हर कोना प्रचंड हंसी और उपहास की आवाजों से भरा हुआ था। उस व्यक्ति के सामने जो केवल अर्थ प्रोफाउंड दायरे में था, फिर भी 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट में ब्लू विंड नेशन का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम था। 6 देशों के प्रत्येक गहन अभ्यासकर्ता के दिलों में पैदा हुई श्रेष्ठता का एक प्रकार का अमूर्त उच्च रूप। एक के बाद एक उन्होंने उसे एक प्रकार की प्रसन्न, दयालु और उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। इतना कि ऐसा लगा मानो यूनचे पर मुकदमा चल रहा हो। यूनचे इस तरह के दृश्य से बहुत परिचित था। उस समय ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में जब उन्होंने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो उनके पास, जिनकी गहन शक्ति का स्तर सबसे कम था, उपस्थित लगभग सभी लोगों ने उन्हें घृणा और उपहास की दृष्टि से देखा था। हर तरह की आवाजें और निगाहें उसके चारों ओर घूम गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार 2 साल पहले जो हुआ था उसका दोहराव था। केवल 2 साल पहले ताने की सभी आवाजों ने उस पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं डाला था, और इस बार भी इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्षेत्र के भीतर हालांकि ब्लू विंड नेशन के बहुत कम गहन अभ्यासकर्ता थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां कोई नहीं था। आज वे यूचे की ताकत देखने के लिए आए थे।
1 महीने पहले जब यूचे ने ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के लिए छोड़ दिया, तो कैन वानहे ने अगले ही दिन अभ्यास जगत में ये खबर फैला दी कि यूचे 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में ब्लू विंड नेशन का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। उन्होंने मूल रूप से यूनचे से कहा था कि अगर ब्लू विंड के गहन अभ्यासकर्ताओं को पता चल जाए कि वह 7 देशों की रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं, तो यह अचानक आशा भी जगा सकता है। आशा है कि इससे उनका पिछला अपमान मिट जाएगा, क्योंकि यूचे ने ब्लू विंड नेशन में असंभव चमत्कारों के बाद चमत्कार पैदा किया था। यहाँ तक कि वह ब्लू विंड के गहन अभ्यासकर्ताओं के दिलों में भी एक महान व्यक्ति बन गए थे, क्योंकि यदि वह इस प्रतियोगिता में ब्लू विंड नेशन का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह निश्चित रूप से दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगा और उनकी पिछली सारी शर्मिंदगी मिटा देगा। इस 1 महीने में कई ब्लू विंड गहन अभ्यासकर्ता आशा और उत्साह से भरे हुए थे, जो बड़ी दूरी से डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य में आ रहे थे। भले ही ब्लू विंड गहन अभ्यासकर्ताओं और क्षेत्र के अन्य 6 देशों के बीच अंतर बड़ा था, ये ज्ञात नहीं था कि पिछले सत्र की तुलना में कितने अधिक आए थे। पूरे दर्शकों की हंसी और उपहास का सामना करते हुए उन विरल और बिखरे हुए ब्लू विंड गहन अभ्यासकर्ताओं ने यूचे की ओर देखा। कुछ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, कुछ अंदर से क्रोधित हो गए और कुछ उपहास करते हुए यूचे द्वारा उन्हें पीट कर लुगदी बनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और ऊंची आवाज में दहाड़ने लगे, चुप रहो। हमारे ब्लू विंड नेशन के यूचे न केवल युवा पीढ़ी में नंबर 1 हैं, बल्कि वह पूरी गहन अभ्यास करने वाली दुनिया में नंबर 1 हैं। भले ही वह केवल अर्थ प्रोफाउंड दायरे में हैं, फिर भी वह एक सम्राट प्रोफाउंड के खिलाफ लड़ सकते हैं। पृथ्वी गहन क्षेत्र, एक सम्राट गहन से लड़ो। वाह हा हा, यह ऐसा था मानो आसपास के दर्शकों ने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। क्या ये बच्चा घर से निकलते समय अपनी दवा लेना भूल गया था? अर्थ प्रोफाउंड एक सम्राट प्रोफाउंड से लड़ता है। हा 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 हा। ब्लू विंड का गहन अभ्यासकर्ता जो बोल रहा था वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसके साथी ने उसे अपनी जगह खींच लिया और उसका सिर हिलाया। उन पर बुरा मत मानना। यूचे द्वारा अपनी ताकत प्रकट करने तक प्रतीक्षा करें, वे स्वाभाविक रूप से अपना मुंह बंद कर लेंगे। यूचे, इस बार आपको पूरी दुनिया के उत्कृष्ट सरदारों के सामने हमारी ब्लू विंड का गौरव हासिल करना होगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।